Welcome to Manzil with Ansari. We're going to explore this timeline together, starting right here at the beginning. सोचिए, क्या बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 जैसा एक मुश्किल और जरूरी टॉपिक सिर्फ एक क्लास में पढ़कर पूरे नंबर लाए जा सकते हैं? जी हां, बिल्कुल लाए जा सकते हैं। मंजिल विद अंसारी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम एक बहुत ही खास सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम EMRS परीक्षा के लिए जितने भी जरूरी एक्ट्स हैं उन सबको एक एक करके मास्टर करेंगे। और इस शानदार सफर की शुरुआत हम कर रहे हैं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 से। आज की इस एक क्लास में हम इस एक्ट को शुरू से लेकर आखिर तक हर एक पहलू को इतनी बारीकी से समझेंगे कि एग्जाम में एक भी नंबर कटने की कोई गुंजाइश ही ना रहे। तो चलो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हमारा आज का रोड मैप क्या है। हम शुरुआत करेंगे इसके इतिहास से, फिर समझेंगे इसकी खास परिभाषाएं, जानेंगे कि इस तरह की शादी का नेचर क्या होता है, सजा के क्या प्रावधान हैं, इसमें अधिकारी की क्या भूमिका होती है, और हाँ, सबसे आखिर में 2024 के जो सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट अपडेट्स हैं ना, उनको भी कवर करेंगे। तो कहानी शुरू करते हैं इसके इतिहास से। देखिए, इस कानून से पहले हमारे पास था 1929 का शारदा एक्ट, लेकिन उसमें एक कमी थी। वो सिर्फ रिस्ट्रेंट यानी प्रतिबंध की बात करता था, रोकथाम की नहीं। सजा भी कम थी और ठीक से लागू भी नहीं हो पाता था। लेकिन फिर आया 2006 का ये नया एक्ट PCMA, और ये बात करता है प्रोहिबिशन की, मतलब प्रतिषेध यानी बाल विवाह पर पूरी तरह से पाबंदी। ये एक सेक्युलर कानून है, मतलब हर धर्म पर एक समान लागू होता है, और सजा भी बहुत ज्यादा सख्त है। अब एक चीज नोट कर लो जो एग्जाम में सीधी पूछी जाती है, ये लागू कब हुआ? तारीख है 1 नवंबर 2007। इसे दिमाग में बिठा लीजिए। चलो अब देखते हैं सेक्शन 2, जो कि है परिभाषाओं के बारे में। ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले, ये कानून बालक या चाइल्ड किसे मानता है? तो सुनिए, अगर कोई पुरुष 21 साल से कम का है और कोई महिला 18 साल से कम की है तो वो बालक है। ये एग्जाम फोकस वाला पॉइंट है, ये तो रट लेना है। तो फिर बाल विवाह क्या हुआ? बहुत आसान है। अगर शादी करने वालों में से कोई एक भी, चाहे लड़का हो या लड़की, इस बालक की परिभाषा में आता है तो बस वो शादी बाल विवाह कहलाएगी। अच्छा, अब सबसे बड़ा सवाल, अगर बाल विवाह हो गया तो उसका क्या होगा? कानून उसे क्या मानता है? तो धारा 3 कहती है कि हर बाल विवाह शून्यकरणीय यानी वॉइडेबल होता है। अब ये क्या भला है? देखो, वॉइडेबल का मतलब सीधा सा है कि वो शादी तब तक वैध मानी जाएगी जब तक वो बच्चा जो शादी के समय नाबालिग था खुद कोर्ट जाकर उसे रद्द न करवा दे। और हाँ, इसकी एक समय सीमा भी है। वयस्क होने के 2 साल के अंदर अंदर आपको अर्जी देनी होगी। मतलब लड़की 18 की होने के बाद 20 साल की उम्र तक और लड़का 21 का होने के बाद 23 साल की उम्र तक केस फाइल कर सकता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। कुछ खास मामलों में शादी वॉइडेबल नहीं बल्कि सीधी सीधी वॉइड यानी शून्य होती है। अब आप पूछेंगे, सर वॉइड क्या होता है? वॉइड का मतलब है कि कानून की नज़र में वो शादी कभी हुई ही नहीं, वो शुरू से ही अवैध है, उसे कोर्ट से रद्द कराने की भी जरूरत नहीं। ये सेक्शन 12 में बताया गया है। और ऐसा कब होता है? अगर शादी जबरदस्ती, किडनैप करके, धोखे से या बच्चे को बेचकर करवाई गई हो। इन मामलों में शादी अपने आप ही अमान्य है। ठीक है, मान लीजिए कोर्ट ने शादी रद्द कर दी, तो अब उस पीड़ित का क्या होगा? क्या उसे कोई राहत मिलेगी? जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले धारा 4 के तहत भरण पोषण यानी मेंटेनेंस का अधिकार है। अगर लड़का बड़ा है तो वो देगा, और अगर वो भी नाबालिग है तो उसके माँ बाप देंगे। फिर धारा 5 में बच्चों की कस्टडी का प्रावधान है, जिसमें हमेशा बच्चे के भले को ही प्राथमिकता दी जाती है। और सबसे जरूरी बात धारा 6 में है, ऐसी शादी से अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसे लेजिटिमेट यानी धर्मज माना जाएगा और उसे अपने माता पिता की जायदाद में पूरा हक मिलेगा। अब आ जाओ सबसे जरूरी हिस्से पर, सजा। यहां से सवाल पक्का बनता है। ध्यान से सुनना। धारा 9 के मुताबिक अगर कोई वयस्क पुरुष जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है किसी नाबालिग बच्ची से शादी करता है तो उसे सजा होगी। और धारा 10 में जो कोई भी ये शादी करवाता है, चाहे वो पंडित हो, मौलवी हो या कोई और, उसे भी सजा होगी। सजा क्या है? 2 साल तक का कठोर कारावास और साथ में 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। और सजा का चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है। धारा 11 में माता पिता, गार्जियन या किसी भी संगठन के लिए सजा का प्रावधान है जो बाल विवाह को बढ़ावा देते हैं। पर रुको, यहां एक एग्जाम ट्रैप है जहां ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं। वो क्या है? इसी धारा 11 में लिखा है कि किसी भी महिला को इस धारा के तहत जेल की सजा नहीं हो सकती, सिर्फ जुर्माना लगाया जा सकता है। ये पॉइंट याद रखना।
और धारा 15 क्या कहती है कि ये अपराध कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल है, मतलब पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और जमानत भी आसानी से नहीं मिलती। अब धारा 13 कोर्ट को एक सुपर पावर देती है। क्या है वो सुपर पावर? व्यादेश यानी इंजंक्शन जारी करने की। अरे आसान भाषा में समझो तो स्टे ऑर्डर। मतलब अगर कोर्ट को पता चलता है कि कहीं बाल विवाह होने वाला है तो वो उसे पहले ही रोक सकती है। ये आदेश कोई भी फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट दे सकता है, और अगर किसी ने इस आदेश को नहीं माना तो वो शादी तो शून्य होगी ही, साथ में उल्लंघन करने वाले को 2 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना भी हो सकता है। अच्छा, कानून तो बन गया, पर इसे जमीन पर लागू कौन करेगा? इसके लिए धारा 16 में एक स्पेशल ऑफिसर का पद बनाया गया है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी यानी CMPO। ये एक सरकारी कर्मचारी होता है। इसके मुख्य 4 काम हैं, याद कर लो। पहला, बाल विवाह को रोकना। दूसरा, सबूत इकट्ठा करना। तीसरा, लोगों में जागरूकता फैलाना। और चौथा, सरकार को रिपोर्ट देना। और हाँ, जिले का जो DM होता है ना, उसके पास भी CMPO की सारी शक्तियां होती हैं। अब देखते हैं कुछ ऐसे बड़े कोर्ट केसेस जिन्होंने इस कानून को और भी ज्यादा मजबूत बना दिया। 2017 में इंडिपेंडेंट थॉट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि 18 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना भी रेप माना जाएगा। फिर लज्जा देवी केस 2012 में ये तय हुआ कि ये PCMA एक्ट जो है वो हिंदू मैरिज एक्ट जैसे पर्सनल कानूनों पर भारी पड़ेगा। और T शिवा कुमार केस में फैसला आया कि कोई भी दूल्हा अपनी नाबालिग दुल्हन की कस्टडी का दावा नहीं कर सकता। और ये लो, एकदम लेटेस्ट अपडेट, बिल्कुल ताज़ा खबर। इसी साल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने केस में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनका फोकस 3 P पर है: प्रिवेंशन यानी रोकथाम, प्रोटेक्शन यानी संरक्षण, और प्रोसिक्यूशन यानी सजा दिलवाना। इसमें बाल विवाह मुक्त गांव बनाने, CMPO को कोई और काम ना देने और SP कलेक्टर की सीधी जवाबदेही तय करने जैसी कई जरूरी बातें कही गई हैं। तो आगे क्या? क्या ये कानून हमेशा ऐसा ही रहेगा? नहीं, इसमें कुछ बदलाव भी सोचे जा रहे हैं जो भविष्य में आ सकते हैं। 2 बड़े प्रस्ताव हैं। पहला है एज पैरिटी, मतलब लड़कियों की शादी की उम्र भी बढ़ाकर लड़कों के बराबर यानी 21 साल कर दी जाए। और दूसरा प्रस्ताव है बिट्रॉथल बैन, यानी बच्चों की सगाई या रोका को भी शुरू से ही शून्य माना जाए। अगर ये लागू हो गए तो ये सभी पर्सनल कानूनों से ऊपर होंगे। चलो अब एक फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन हो जाए। मैं सेक्शन बोलूंगा, आप लोग मन में उसका कीवर्ड सोचो। तैयार? धारा 2A बालक की परिभाषा, धारा 3 विवाह शून्य करणीय, धारा 9 पुरुष को सजा, धारा 10 शादी कराने वाले को सजा, धारा 11 माता पिता को सजा पर महिला को जेल नहीं, धारा 13 व्यादेश या स्टे, और धारा 16 CMPO अधिकारी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अगर सेक्शंस याद रखने में थोड़ी मुश्किल हो रही है तो टेंशन नहीं लेनी है। मेरे पास आपके लिए 2 जबरदस्त मेमोरी ट्रिक्स हैं। पहला है मेमोनिक, DVPMSP। D से डेफिनेशंस, V से वॉइडेबल और P से पनिशमेंट, जिसके अंदर M से मेन, S से सोलेमनाइजर्स और P से पेरेंट्स की सजा है। और दूसरी ट्रिक है धारा 13 यानी अनलकी 13। जैसे 13 नंबर को अशुभ मानते हैं तो याद रखो ये धारा शादी को स्टॉप करती है, रोकती है, मतलब इंजंक्शन या व्यादेश। चलो अब असली टेस्ट का टाइम है। मैं सवाल पूछूंगा, आप जवाब देना। देखें कितना सीखा। पहला सवाल, महिला के लिए विवाह शून्य करणीय कराने की अधिकतम आयु क्या है? सही जवाब है 20 साल। दूसरा, धारा 11 के तहत किसे जेल नहीं हो सकती? महिला को। तीसरा, बाल विवाह अपराध की प्रकृति क्या है? संज्ञेय और गैर जमानती। चौथा, CMPO की नियुक्ति किस धारा में होती है? धारा 16। और आखिरी सवाल, पुरुषों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष। शाबाश, बहुत अच्छे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को आप कह सकते हैं A to Z पूरा खत्म कर दिया है। हमने इसका इतिहास समझा, जरूरी परिभाषाएं देखी, वॉइड और वॉइडेबल का फर्क जाना, सजा के क्या क्या प्रावधान हैं वो पढ़े, CMPO की भूमिका को समझा और सुप्रीम कोर्ट के सबसे नए दिशा निर्देशों को भी कवर कर लिया। बस अब आपको करना क्या है, इसका अच्छे से रिवीजन करना है। और मेरा यकीन मानिए, इस एक क्लास के बाद इस टॉपिक से आपका एक भी सवाल एग्जाम में गलत नहीं होगा। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मंजिल विद अंसारी को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। अगली क्लास में आज की इस गहन चर्चा में हम एक ऐसे विषय को अनपैक करने वाले हैं जो सच कहूं तो हम सबके लिए जानना बहुत जरूरी है।
अक्सर जब हम कानून या एक्ट जैसे शब्द सुनते हैं ना, तो सीधे वो भारी भरकम किताबें और कोर्ट कचहरी दिमाग में आने लगती है। बिल्कुल सही कहा। वो उबाऊ लीगल जार्गन जो शायद ही किसी आम इंसान को आसानी से समझ आए। लेकिन आज हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है उसने इस मुश्किल काम को बहुत आसान कर दिया है। हाँ, और आज हम मंजिल विद अंसारी द्वारा तैयार किए गए EMRS हॉस्टल वार्डन एग्जाम 2026 के मास्टर क्लास नोट्स और स्लाइड्स को डिकोड कर रहे हैं। हमारा मिशन बहुत क्लियर है, इन एग्जाम नोट्स में छुपे हुए उस संपूर्ण निचोड़ को बाहर निकालना, जो न सिर्फ किसी परीक्षा को पास करने के लिए बल्कि एक जागरूक इंसान बनने के लिए भी जरूरी है। एकदम सही। और बिना किसी लीगल डिक्शनरी में सिर खपाए हम पॉक्सो एक्ट के हर उस पहलू को समझेंगे जो हमारे समाज के ताने बाने को प्रभावित करता है। बिल्कुल। और जब हम पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 और इसके 2020 के नियमों की बात करते हैं, तो इसे सिर्फ एक एग्जाम सिलेबस के तौर पर देखना इसके साथ नाइंसाफी होगी। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। ये कानून असल में हमारे समाज का एक बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन है। ये नोट्स इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाते हैं कि ये सिर्फ सजा देने का कोई टूल नहीं, बल्कि एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो बच्चों के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाता है। जी। आज हम जिस रोड मैप को फॉलो करने वाले हैं वो परिभाषा यानी डेफिनेशन से शुरू होता है और न्याय की पूरी प्रक्रिया तक जाता है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये नोट्स सिर्फ 2012 के मूल कानून की बात नहीं करते। हाँ, 2020 में जो नए नियम आए जिन्होंने इस कानून को जमीन पर लागू करने का असली तरीका बताया, उन्हें भी बहुत गहराई से कवर करते हैं। और यही वजह है कि आज की ये डीप डाइव इतनी दिलचस्प होने वाली है। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। कानून की भाषा में बच्चा आखिर है कौन? ये एक बहुत बुनियादी सवाल है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। नोट्स बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि 18 वर्ष से कम आयु का हर व्यक्ति बच्चा है। लेकिन यहां जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया वो ये है कि यह कानून पूरी तरह से जेंडर न्यूट्रल है। मतलब लड़का हो या लड़की, ये दोनों पर समान रूप से लागू होता है। और ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। हम अक्सर समाज में यही मानकर चलते हैं कि इन अपराधों का शिकार सिर्फ लड़कियां होती हैं और लड़कों के साथ होने वाले अपराधों पर एक अजीब सी चुप्पी छाई रहती है। ये जो आपने चुप्पी की बात कही ना, ये इस जेंडर न्यूट्रल अप्रोच की सबसे बड़ी जीत है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो हमारे पुराने कानूनों में लड़कों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों को लेकर एक बहुत बड़ा गैप था। एक तरह का ब्लाइंड स्पॉट कह सकते हैं इसे। बिल्कुल। समाज की जो एक रूढ़िवादी सोच थी कि लड़के तो अपना बचाव खुद कर सकते हैं, उस सोच ने बहुत से मासूम लड़कों को न्याय से दूर रखा। सही बात है। पॉक्सो एक्ट ने इस सच को पूरी ताकत से स्वीकारा कि 18 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा, चाहे उसका जेंडर कुछ भी हो, वो वल्नरेबल है, वो असुरक्षित हो सकता है और उसे कानून के इस सुरक्षा कवच की पूरी जरूरत है। मतलब ये सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं था, ये हमारे समाज की सोच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। बिल्कुल। वाकई ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। अब नोट्स के एक और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे आते हैं। इसमें एक रैंक बूस्टर सेक्शन है जो एग्रेवेटेड या गंभीर अपराध के कॉन्सेप्ट को समझाता है। हाँ, ये वाला हिस्सा काफी महत्वपूर्ण है। इसके लिए नोट्स में एक बहुत ही पावरफुल फ्रेज इस्तेमाल किया गया है, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए। ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। मतलब जब कोई पुलिस वाला, सेना का जवान, डॉक्टर, टीचर या खुद परिवार का कोई सदस्य ऐसा अपराध करता है, मुझे ये तो समझ आ रहा है कि बहुत डरावना है, लेकिन कानूनी नजरिए से इसे एक अलग और ज्यादा गंभीर कैटेगरी में क्यों रखा गया है? आना होगा। देखिए, एक बच्चा दुनिया को कैसे देखता है? वो तो बस भरोसा करता है। बिल्कुल। वो अपने माता पिता, अपने टीचर्स या खाकी वर्दी पहने किसी पुलिस वाले पर आंख बंद करके भरोसा करता है। इन लोगों के पास एक अथॉरिटी होती है, एक पावर होती है। समझ रहा हूँ। जब सड़क पर चलने वाला कोई अजनबी अपराध करता है तो वो एक भयानक शारीरिक और मानसिक आघात होता है। लेकिन यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि जब वही अपराध घर का कोई सदस्य या डॉक्टर करता है तो वो सिर्फ शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, वो उस बच्चे के ट्रस्ट सिस्टम को हमेशा के लिए तोड़ देता है। एग्जैक्टली। वो बच्चा फिर कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाता। कानून इस बात को समझता है कि यहाँ सिर्फ एक अपराध नहीं हुआ है, बल्कि उस अथॉरिटी और विश्वास का बहुत ही भद्दा दुरुपयोग हुआ है। और इसीलिए इसे एग्रेवेटेड या गंभीर माना जाता है। हाँ, और इसके लिए सजा भी आम मामलों से कहीं ज्यादा सख्त होती है। ये एक्सप्लेनेशन बहुत कुछ क्लियर कर देता है। मतलब कानून सिर्फ एक्शन को नहीं देख रहा, बल्कि उस एक्शन के पीछे जो पावर डायनामिक्स है, जो विश्वासघात है, उसे भी सजा दे रहा है। एकदम सही।
चलिए अब इस जटिल कानून को याद रखने के एक बहुत ही शानदार तरीके पर बात करते हैं। सोर्स मटेरियल में एक मेमोरी ट्रिक दी गई है, पास, PASS। ये एग्जाम के नजरिए से बहुत अच्छी ट्रिक है। हाँ, ये इस पूरे कानून को 4 हिस्सों में बांट देता है। P से पेनिट्रेटिव, A से एग्रेवेटेड, S से सेक्सुअल असॉल्ट और दूसरे S से सेक्सुअल हैरासमेंट। ये ट्रिक एग्जाम के लिए तो अच्छी है ही, लेकिन मुझे लगता है कि आम लोगों के लिए भी ये समझना जरूरी है कि कानून इन अपराधों को कैसे मापता है। बिल्कुल। अगर हम इस पास फ्रेमवर्क को डिकोड करें तो सबसे पहले P और A आते हैं, यानी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और उसका एग्रेवेटेड रूप, जो धारा 3 से लेके 6 तक कवर होते हैं। जहां तक मुझे याद है, यहाँ कानून 0 टॉलरेंस की नीति अपनाता है। सही का। साधारण मामलों में न्यूनतम सजा 7 साल से शुरू होकर आजीवन कारावास तक जाती है, लेकिन अगर मामला एग्रेवेटेड है, वही जो हमने अभी डिस्कस किया कि रक्षक भक्षक बन जाए, तो ये सजा बढ़ जाती है। हाँ, ये न्यूनतम सजा 7 साल से बढ़कर सीधे 10 साल हो जाती है और आजीवन कारावास के साथ साथ भारी जुर्माना भी लगता है। यहाँ सजा का ग्राफ एकदम से ऊपर जाता है। और इसके बाद आता है पहला S, यानी सेक्सुअल असॉल्ट या यौन हमला, जहां पेनिट्रेशन शामिल नहीं है। ये धारा 7 से 10 के बीच आता है। इसमें सजा क्या है नोट्स के हिसाब से? साधारण मामलों में 3 से 5 साल और गंभीर मामलों में 5 से 7 साल की सजा है। लेकिन यहाँ नोट्स में एक एग्जाम पॉइंट हाईलाइट किया गया है जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया। वो स्किन टू स्किन वाला पॉइंट? हाँ बिल्कुल। इसमें लिखा है कि अपराध साबित करने के लिए स्किन टू स्किन यानी त्वचा से त्वचा का संपर्क होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। कपड़ों के ऊपर से छूना भी उतना ही बड़ा अपराध है। ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। मतलब कानून यहाँ फिजिकल टच की फिजिक्स नहीं देख रहा, बल्कि टच के पीछे का इरादा देख रहा है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। इरादा या इंटेंट। पुराने समय में बहुत से वकील इस बात का फायदा उठाते थे और कोर्ट में बहस करते थे कि देखिए, सीधा शारीरिक संपर्क तो हुआ ही नहीं। बच्चे ने तो भारी जैकेट पहनी हुई थी, ऐसे तर्क दिए जाते थे। बिल्कुल। इस लूपहोल की वजह से कई अपराधी बच निकलते थे। पॉक्सो ने इस बहस को ही खत्म कर दिया। कानून साफ कहता है कि अगर किसी का यौन इरादा था तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टच कपड़ों के ऊपर से हुआ है या नीचे से। अगर इरादा गलत था तो वो एक यौन हमला है। हाँ, ये लीगल रूप से एक बहुत बड़ी क्लैरिटी है जिसने बच्चों को न्याय दिलाने में बहुत मदद की है। ये सच में एक माइंड ब्लोइंग प्रोग्रेशन है हमारे लीगल सिस्टम का। अब आते हैं आखिरी एस पर, सेक्सुअल हैरासमेंट यानी यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी, जो धारा 11 से 15 तक कवर होता है। इसमें पीछा करना या स्टॉकिंग और अश्लील इशारे करना भी शामिल है ना? हाँ, जिसके लिए 3 साल तक की जेल है। और जो आज के डिजिटल युग की सबसे बड़ी सच्चाई है, बच्चों का अश्लील चित्रण या पोर्नोग्राफी। नोट्स बताते हैं कि इसमें पहली बार पकड़े जाने पर 5 साल तक की जेल है। और अगर कोई रिपीट ऑफेंडर है, यानी बार बार ये अपराध कर रहा है, तो सजा और भी कड़ी हो जाती है। डिजिटल दुनिया ने खतरे बहुत बढ़ा दिए हैं और इसीलिए ये सेक्शन बहुत क्रिटिकल है। लेकिन इसके साथ ही धारा 16 और 17 में एक और बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, दुष्प्रेरण और प्रयास वाला। जी, अबेटमेंट और अटेम्प्ट। दुष्प्रेरण का मतलब है किसी को अपराध के लिए उकसाना या उसकी मदद करना। कानून कहता है कि उकसाने वाले को भी वही सजा मिलेगी जो असली अपराधी को मिलती है। मतलब अगर आपने अपराध करने में किसी की मदद की है तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो सिर्फ साथ दिया था। बिल्कुल नहीं, आप भी उतने ही बड़े अपराधी हैं। ये तो लॉजिकल लगता है, लेकिन जो अटेम्प्ट या प्रयास वाला हिस्सा है उसका गणित थोड़ा अलग है। हाँ, नोट्स के मुताबिक अगर कोई अपराध करने का प्रयास करता है लेकिन सफल नहीं हो पाता तो सजा अधिकतम अवधि की आधी हो जाती है। इसे अगर हम एक आम जिंदगी के उदाहरण से समझें, हाँ बताइए। तो ये वैसा ही है जैसे आप एग्जाम में चीटिंग करने का पूरा प्लान बना लें, हाँ। पर्चियां जेब में रख लें, लेकिन लिखने से पहले ही पकड़े जाएं। तो आपको चीटिंग करने वाले के बराबर तो नहीं, लेकिन काफी बड़ी सजा मिलेगी। बिल्कुल। तो पॉक्सो में अगर किसी अपराध की सजा उम्र कैद है और कोई उसका सिर्फ प्रयास करता है तो उसे आधी उम्र कैद की सजा मिलेगी। बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। ये नियम इसलिए है ताकि अपराधी ये न सोचें कि चलो कोशिश करके देखते हैं, अगर पकड़े गए और काम पूरा नहीं हुआ तो बच जाएंगे। कानून उस शुरुआत या कोशिश को भी उतनी ही गंभीरता से कुचलना चाहता है। सही कहा। अब इस सबसे एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। कानून तो बन गया, सजा भी तय हो गई, लेकिन जब कोई ऐसा अपराध होता है तो क्या सिर्फ पीड़ित परिवार की जिम्मेदारी है पुलिस के पास जाना? और यहीं पर हम सेक्शन 3 में प्रवेश करते हैं, रिपोर्टिंग और न्याय की प्रक्रिया। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। नोट्स का धारा 19 से 23 वाला हिस्सा अनिवार्य रिपोर्टिंग या मैंडेटरी रिपोर्टिंग की बात करता है।
हमारे समाज में अक्सर एक बाईस्टैंडर इफेक्ट होता है, लोग सोचते हैं कि अरे ये उनके घर का मामला है, हम क्यों बीच में पड़े। या फिर पुलिस के पछड़े में कौन पड़ेगा। लेकिन पॉक्सो कहता है कि अगर आपको पता चला है कि किसी बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है तो आपको रिपोर्ट करना ही होगा। ये आपकी चॉइस नहीं है, आपकी ड्यूटी है। और अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपको 6 महीने की जेल हो सकती है। ये धारा 21 में है। ये बहुत बड़ा नियम है जो पूरे समाज को जिम्मेदार बनाता है। बिल्कुल, ये नियम समाज की उस आंखें मूंद लेने वाली आदत पर सीधा वार करता है। बच्चों की सुरक्षा पूरे समाज का कलेक्टिव काम है। लेकिन जहां कानून इतनी ताकत देता है वहां उसका दुरुपयोग होने का खतरा भी बढ़ जाता है। ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है। मान लीजिए किसी की किसी से पुरानी दुश्मनी है, कोई प्रॉपर्टी का विवाद है, और वो बदला लेने के लिए इस कड़े कानून का इस्तेमाल कर लें। इसी चीज को रोकने के लिए धारा 22 को रखा गया है। हाँ, अगर कोई द्वेषपूर्ण इरादे से यानी जानबूझकर किसी को फंसाने के लिए झूठी शिकायत करता है तो शिकायत करने वाले को 1 साल की जेल हो सकती है। ये इस बात का परफेक्ट बैलेंस है कि कानून एक ढाल बने, किसी की निजी दुश्मनी निकालने का हथियार नहीं। साथ ही धारा 23 ये सुनिश्चित करती है कि बच्चे की पहचान हमेशा गुप्त रहे ताकि उसे समाज में किसी कलंक का सामना न करना पड़े। बैलेंस बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए रिपोर्ट हो गई, इसके बाद शुरू होती है कोर्ट की प्रक्रिया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम सब ने फिल्मों में देखा है कि कोर्ट रूम कितने डरावने होते हैं। भीड़, चिल्लाते हुए वकील और कटघरे में खड़ा अपराधी। एक छोटे से बच्चे के लिए ये सब फेस करना तो शायद उस अपराध से भी ज्यादा डरावना हो। बंद कमरे में होती है जहाँ कोई आम पब्लिक या मीडिया नहीं आ सकती। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बच्चा और आरोपी कभी आमने सामने नहीं आते। वीडियो लिंक का इस्तेमाल होता है ताकि बच्चे को उस अपराधी की शक्ल दोबारा देखकर वही पुराना ट्रॉमा न जीना पड़े। और इस पूरी प्रक्रिया को लटकाया नहीं जा सकता। कोर्ट संज्ञान लेने के 1 साल के भीतर फैसला सुनाने के लिए बाध्य है। यहां तक तो सब बहुत लॉजिकल और प्रोटेक्टिव लगता है, लेकिन अब मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूं जिसने इन नोट्स में मेरा सबसे ज्यादा ध्यान खींचा। धारा 29। जी, धारा 29, लीगल प्रिजम्पशन या सबूत का भार, जिसे हम बर्डन ऑफ प्रूफ कहते हैं। आमतौर पर हमने हमेशा यही सुना है कि हर इंसान तब तक निर्दोष है जब तक उसका जुर्म साबित ना हो जाए। इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। हाँ, और जुर्म साबित करने की जिम्मेदारी पुलिस या आरोप लगाने वाले की होती है। लेकिन पॉक्सो की धारा 29 में ये गणित पूरा उल्टा है। यहाँ कोर्ट ये मानकर चलता है कि आरोपी का इरादा गलत ही था। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये इस पूरे डीप डाइव का शायद सबसे भारी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसा क्यों? आपने सही कहा कि सामान्य आपराधिक न्याय प्रणाली का मूल सिद्धांत ही यही है कि निर्दोष साबित होने तक निर्दोष। लेकिन पॉक्सो में कानून बनाने वालों ने एक बहुत बड़ा दार्शनिक और कानूनी फैसला लिया। क्या फैसला? उन्होंने सोचा कि एक तरफ एक मासूम बच्चा है जो अपनी बात शायद ठीक से कह भी ना पाए, और दूसरी तरफ एक ताकतवर वयस्क है। अगर हम बच्चे से कहें कि तुम साबित करो कि इसका इरादा गलत था, तो न्याय कभी नहीं मिल पाएगा। ये तो है। इसलिए धारा 29 के तहत बर्डन ऑफ प्रूफ यानी खुद को बेगुनाह साबित करने का पूरा भार आरोपी पर डाल दिया गया है। मतलब कोर्ट कहेगा कि हम तो मान रहे हैं कि तुम्हारा इरादा यौन अपराध का था। चाली झुकाव है। यह वाकई एक बड़ा बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। यह दिखाता है कि समाज के तौर पर हमने तय किया है कि हम मनोवैज्ञानिक सुरक्षा को किसी भी पुरानी कानूनी परंपरा से ऊपर रखेंगे। और ये बदलाव समय की मांग भी था। तो ये तो हो गया 2012 का मूल कानून, लेकिन पेपर पर कानून कितना भी अच्छा हो, जमीन पर वो कैसा काम करता है, असली बात तो वही है। और यही हमें हमारे आज के रोड मैप के आखिरी हिस्से की तरफ ले जाता है, पॉक्सो नियम 2020। बिल्कुल, 2012 के कानून ने एक ढांचा तो दे दिया था, लेकिन उसे जमीन पर लागू करते वक्त कई परेशानियां आ रही थीं। 2020 के नियम असल में उस पूरी प्रक्रिया का मनवीकरण करते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है नियम 7। जरा सोचिए, एक बच्चा जो पहले से ही सदमे में है, उसके सामने अगर एक पुलिस वाला अपनी खाकी वर्दी में भारी जूतों के साथ आ जाए तो बच्चा डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाएगा। ये तो एक बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। इसलिए 2020 के नियम साफ कहते हैं कि जब पुलिस बच्चे से पूछताछ करेगी तो पुलिसकर्मी वर्दी में नहीं होंगे, वो सादे कपड़ों में होंगे। और पूछताछ पुलिस स्टेशन के डरावने माहौल में नहीं, बल्कि किसी सुरक्षित और चाइल्ड फ्रेंडली जगह पर होगी। ये एक बहुत ही छोटी सी डिटेल लग सकती है, लेकिन एक बच्चे के दिमाग पर इसका जो असर होता है वो बहुत बड़ा है। और हाँ, इसी नियम में एक और बात है कि पुलिस बच्चे से बार बार एक ही सवाल नहीं पूछेगी। नो रेपिटेशन। हाँ, बच्चे को बार बार वो खौफनाक घटना याद दिलाकर दोबारा ट्रॉमा नहीं दिया जाएगा।
इसके अलावा नोट्स नियम 5 और 6 के बारे में बताते हैं, जो पूरी तरह से सपोर्ट सिस्टम पर फोकस करते हैं। CWC वाली बात ना? जी, जैसे ही कोई मामला सामने आता है तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी यानी CWC, जो असल में बच्चों की भलाई के लिए काम करने वाली एक लोकल टीम होती है, वो 24 घंटे के भीतर बच्चे के लिए एक सपोर्ट पर्सन असाइन करती है। यह व्यक्ति बच्चे के लिए एक गार्जियन या दोस्त की तरह काम करता है, जो उसे कोर्ट और पुलिस की जटिल प्रक्रिया में अकेला महसूस नहीं होने देता। और सिर्फ इमोशनल सपोर्ट ही नहीं, मेडिकल सपोर्ट भी बहुत क्रिटिकल है। हाँ, नियम 8 सुनिश्चित करता है कि बच्चे का मेडिकल परीक्षण 100% मुफ्त होगा, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट। और अगर मामला किसी बच्ची का है तो कानून बहुत सख्त है कि उसका मेडिकल चेकअप केवल एक महिला डॉक्टर ही करेगी, और इसमें बच्चे की प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। नियम 9 और 10 में अंतरिम मुआवजे का भी प्रावधान है। अंतरिम मुआवजा मतलब कोर्ट के फाइनल फैसले का इंतजार किए बिना बच्चे की तत्काल जरूरतों जैसे मेडिकल खर्च या काउंसलिंग के लिए पहले ही कुछ आर्थिक मदद दी जा सकती है। ये सब सुनकर लगता है कि सिस्टम सच में एक बहुत ही सेंसिटिव अप्रोच अपना रहा है, लेकिन इलाज से बेहतर हमेशा बचाव होता है। नोट्स के आखिर में इसी बचाव की बात की गई है। जैसे स्कूलों में गुड टच और बैड टच का पाठ्यक्रम चलाना, आप बच्चों को उनके शरीर और उनकी बाउंड्रीज के बारे में जागरूक करना, और इस पूरे सिस्टम पर नजर रखने के लिए एक पूरा ढांचा या हायरार्की काम करती है। राष्ट्रीय स्तर पर NCPCR काम करता है ना? जी, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक वॉचडॉग की तरह काम करता है। राज्यों में SCPCR होता है और जिला स्तर पर DCPU काम करता है। ये पूरा ढांचा ये सुनिश्चित करता है कि दिल्ली में बैठे कमीशन से लेकर आपके शहर और गांव के जिला स्तर तक कोई तो है जिसकी जवाबदेही बच्चों की सुरक्षा के प्रति तय है। बिल्कुल। तो जो लोग हमें सुन रहे हैं, अगर हम मंजिल विद अंसारी के इन बेहतरीन नोट्स का एक क्विक रिवीजन करें तो हमें क्या याद रखना है? सबसे पहले तो पॉक्सो के तहत बच्चा 18 साल से कम का है और कानून जेंडर न्यूट्रल है। पास्ट ट्रिक दिमाग में रखनी है: पेनिट्रेटिव, एग्रेवेटेड, सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट। और याद रखिए, टच के मामले में स्किन टू स्किन जरूरी नहीं, इरादा देखा जाता है। अपराध की जानकारी मिलने पर रिपोर्ट करना अनिवार्य है, नहीं तो 6 महीने की जेल है। और झूठी शिकायत पर 1 साल की जेल। मेडिकल 100% फ्री है और पुलिस वर्दी में पूछताछ नहीं कर सकती। ये सिर्फ एग्जाम पास करने के कीवर्ड्स नहीं है, ये एक जिम्मेदार नागरिक बनने का मैनुअल है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आज की इस चर्चा को हम सिर्फ तथ्यों पर खत्म नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। कैसा सवाल? इन नोट्स और इस कानून की गहराई हमें एक बहुत ही जटिल स्थिति के सामने लाकर खड़ा कर देती है। जैसा कि हमने चर्चा की, धारा 29 के तहत पॉक्सो बर्डन ऑफ प्रूफ यानी खुद को निर्दोष साबित करने का भार आरोपी पर डालता है। हाँ, ये फैसला इसलिए लिया गया ताकि हर हाल में मासूम बच्चों की रक्षा हो सके। लेकिन जरा सोचिए, आज हम जिस डिजिटल युग में जी रहे हैं, जहां आधी अधूरी जानकारी या फेक न्यूज आग की तरह फैलती है, जहां सोशल मीडिया पर कैंसिल कल्चर मिनटों में किसी इंसान की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है, ऐसे में एक जागरूक समाज के रूप में हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि इस बेहद जरूरी, बेहद कड़े और शक्तिशाली कानून का इस्तेमाल केवल और केवल असली पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए हो, न कि डिजिटल दुनिया में आपसी दुश्मनी निकालने के हथियार के रूप में। अगर आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।